हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। प्रीवियसली कुछ लेक्चर्स में हमने ये समझा कि फिजिकल फीचर्स होते क्या हैं और इंडिया के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। उन फिजिकल फीचर्स में से हमने सबसे पहले देखा था हिमालयन माउंटेन्स और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आज एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो या तो आपसे हिमालयन से पूछता है या फिर प्लेटो से पूछता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझना, और मैप वाला पोर्शन भी इससे आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा फोकस करना है। तो हमने क्या देखा, हिमालयन माउंटेन के बारे में देखा था और प्रीवियस लेक्चर में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में। ठीक है, सो पेनिनसुलर प्लेटो क्या होता है, सबसे पहले तो इसी को डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अबाउट देयर मीनिंग एंड फिर इसको इलेबरेट करेंगे। देखिए, जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो है ये सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पहले तो ये समझना ये जो पेनिनसुलर है ये क्या होता है। एक ऐसा प्लेटो जो बेसिकली 3 साइड से रिवर से घिरा हो उसे क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर। क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऐसा लैंडमास जो 3 साइड से रिवर से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज पेनिनसुलर। ठीक है, अच्छा आज समझने वाली बात है यहाँ पर प्लेटो क्या है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं। एक ऐसा लैंडमास जो वाटर बॉडी से 3 साइड से घिरा होता है उसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुलर। और व्हेन अ प्लेटो इज सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड इट इज कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, एक ऐसा प्लेटो, मतलब प्लेटो क्या होता है, प्लेटो एक लैंडमास है जो थोड़ा सा प्लेन से ऊपर उठा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो समझो क्या है, एक ऐसा लैंडमास जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे तो कहा जाता है पेनिनसुलर। अब ऐसे में कोई एक ऐसा प्लेटो जो कि 3 साइड से बाउंड्री से घिरा हो, पानी से घिरा हो, वाटर बॉडी से घिरा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटो। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, पेनिनसुलर बेसिकली 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, वाटर बॉडी से घिरा हुआ एक लैंडमास होता है। और अगर वो लैंडमास प्लेटो है, मतलब लैंड से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ कोई ऐसा एरिया है या कोई ऐसा बॉडी है, तो उसे क्या कहा जाएगा, ऑब्वियसली प्लेटो कहा जाएगा, और उसका नाम क्या हो गया, पेनिनसुलर प्लेटो। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, प्लेटो समझ में आ गया। प्लेटो इज अ पीस ऑफ लैंड जो फ्लैट होता है। अच्छा, आप बहुत सिंपल सी बात है, ये भी तो माउंटेन्स भी तो अपलिफ्टेड पार्ट है, प्लेन से ऊंचे उठे हुए नहीं, इनके अंदर और प्लेटोज के अंदर एक डिफरेंस होता है, विच इज इनका जो टॉप होता है, इनका ये जो टॉप होता है ये फ्लैट होता है। दिख रहा होगा कि जो प्लेटो होता है एक रेज पार्ट होता है किसी भी जमीन का, और उसके साथ में उसका जो सरफेस होता है, या मैं ये कह सकता हूं जो उसका टॉप होता है वो फ्लैट होता है। ये कैसा दिखता है, अ काइंड ऑफ टेबल, इसी के लिए इसको क्या कहा जाता है, टेबल लैंड। प्लेटो का दूसरा नाम टेबल लैंड भी है। ठीक है, याद रहेगा इतना आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी। तो प्लेटो वाला मेरे हिसाब से जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए, थोड़ा सा प्रीवियसली चलते हैं। जब सुपर कॉन्टिनेंट था, ये जो थ्योरी हमने टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि जब एक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट था तो ऐसे में एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद में इसमें चेंजेस आना शुरू हुए, और जब ये चेंजेस आए तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया। गोंडवाना लैंड सबसे ज़्यादा पावरफुल था, छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूटा, और इन छोटे छोटे पार्ट्स में टूटने के कारण ही ओरिजिनेशन हुआ किसका, प्लेटो का। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। देखिए, इस तरह से ये डिविजन्स हुए और ये कॉन्टिनेंट्स बने। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये क्या है, ये बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारी हिल्स और बहुत सारी वैलीज भी हमें देखने को मिलती है। पेनिनसुलर प्लेटो का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर कई टाइप की सॉइल मिलती है, हमने प्रीवियसली जो चैप्टर्स देखे, और अगर आप जब अर्लियर आगे क्लासेस में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे, वहाँ पर सॉइल के बारे में पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि बहुत सारी हिल्स यहाँ पे, बहुत सारी सॉइल डिफरेंट काइंड ऑफ, ये सारी अवेलेबल है इस रीजन में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हार्वेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है, लैंडमास है, जहाँ पे अलग अलग हिल्स, बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती हैं। अब
समझना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है, थोड़ा सा टफ भी होगा, अभी तक तो हमने ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, लेकिन यहाँ से कंसेप्ट आपका थोड़ा सा टफ हो जाएगा। कैसे कि ये जो प्लेटो है बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले वाले सेक्शन को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड और जबकि दूसरे वाले को कहा जाता है डेक्कन प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटो, वैसे तो अगर इसको समझ में आएगा, मतलब इसको आप अगर थोड़ा सा देखें अच्छे से तो वर्ड से ही समझ में आ जाता है। इंडिया का एक ऐसा पार्ट जो सेंटर से अपलिफ्टेड है, सेंटर का या सेंटर ऑफ द इंडिया जो अपलिफ्टेड पार्ट है उसको क्या कहा गया है, सेंट्रल हाईलैंड, और जो सदर्न साइड है ट्रायंगुलर शेप में है वो कैसा है, डेक्कन प्लेटो। तो इसको 2 डिवीजन दिया गया है, सबसे वन बाय वन इनको देख लेते हैं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है। ओके, तो सेंट्रल हाईलैंड के ऊपर बात करते हैं। देखिए, द सेंट्रल हाईलैंड लाई ऑन द नॉर्थ ऑफ द रिवर नर्मदा। सिंपल सी बात है, मैप को एक बार फोकस करो आप। इसने कहा कि जो रिवर नर्मदा है इसको और अगर मैं फोकस करवाऊं तो देखो, आप इसको ऐसे देखना, पहले तो नर्मदा रिवर को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं अपन, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए, ये है नर्मदा रिवर, ये वाला जो रिवर है नर्मदा रिवर। क्या लाइन कही है इसने? इसने कहा कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नॉर्थ में है नर्मदा रिवर के। ये नर्मदा रिवर है, इसके ऊपर का जो ये एरिया है, ये वाला जो एरिया है, बेसिकली ये क्या है, ये आपकी सेंट्रल हाईलैंड है। ओके, देखो यहां से ये नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो सेक्शन है दैट वुड बी सेंट्रल हाईलैंड। नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंट है इसमें क्योंकि जैसे ही ये नर्मदा रिवर इस पार्ट को अलग करती है वहां पे हमें 3 डिफरेंट रेंजेस ऑफ माउंटेन्स देखने को मिलती है। एक है अरावली, जिसके बारे में राजस्थान वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक है सतपुरा और एक है विंध्या। नाम आपने तीनों का सुना होगा, तीनों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। वंस अगेन लेट्स सी ओवर द मैप। देखो भाई, आपको यहां पर 3 रेंज दिख रही है, एक दिख रही है सतपुरा, एक आपको दिख रही है विंध्या और एक दिख रही है अरावली। यहां पर ये 3 रेंजेस हमें देखने को मिलती है और इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड। ये 3 रेंजेस हैं। अच्छा, आपको एक चीज और बता देता हूं, ये जो पहाड़ है, पहाड़ नहीं कहूंगा, एक ऐसा एरिया जो लैंड मास अपलिफ्टेड है, थोड़ा सा उठा हुआ है। अब ऐसे एरिया में यहां पर हमें रेंजेस मिलेगी और एरिया जो मिलेगा वो पथरीला मिलेगा, वहां पे पत्थर अवेलेबल होंगे, पत्थर मिलेंगे, ठीक है। वहां पर ऐसा प्लेन नहीं होगा कि जहां पे हार्वेस्ट हम कर सकें, इट वुड नॉट बी इजी। सो यहां पर ये 3 रेंजेस मिलते हैं। क्वेश्चन यही आता है कि सेंट्रल हाईलैंड में मिलने वाले रेंजेस कौन कौन सी हैं। तो यहां पर एक अरावली रेंज है, और रेंज क्या होता है मैंने ये भी बताया था तुम्हें, जो पहाड़ होते हैं ना, उन पहाड़ों का एक लंबा सीक्वेंस, एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में अपीयरेंस उनका, उसको रेंज कहा जाता है। तो ऐसी 3 रेंजेस मिलती है, अरावली, विंध्या और सतपुरा। आपसे मैप में पूछ लेता है मार्क करें विंध्या रेंज कहाँ है, तो आपको पहले तो रिवर अगर पता है तो आप आसानी से मार्क कर सकते हो कि रिवर नर्मदा के ठीक ऊपर विंध्या रेंज है और नर्मदा के ठीक नीचे सतपुरा रेंज है, ठीक है। और देखिए, यहां पर जो मिलने वाला हमें प्लेटो है उसका नाम है मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर। नो डाउट इसके बारे में तुमने सुना होगा, हमने रेंजेस देख ली। तो जैसे ही ये दे कवर अ मेजर पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो, जो सेंट्रल हाईलैंड है जिसके अंदर ये डिफरेंट रेंजेस देखने को मिल रही है, अरावली, सतपुरा और विंध्या। इसके अलावा ये जो नर्मदा रिवर के आसपास का एरिया है, यहां पर जो भी रीजन है, जो भी जगह है, उन सभी जगह पर या तो मैक्सिमम प्लेस मालवा प्लेटो के थ्रू या छोटा नागपुर प्लेटो के थ्रू उसको क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। वापस से मैप देखो भाई, इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। देखो, ये रेंज हमने देखी, सेंट्रल हाईलैंड का मतलब बीच का इंडिया का हिस्सा जो अपलिफ्टेड होगा, ठीक है। अब इस रेंज के अंदर कौन कौन सा एरिया आ रहा होगा, अगर आपको यहां डार्किश प्लेस दिख रहा हो, थोड़ा सा फोकस करो, जो डार्किश प्लेस है, देखो ये वाला, ये है छोटा नागपुर और ये है मालवा। यहां पर रेंज कौन सी है, अरावली, विंध्या और सतपुरा। अब ऐसे में यहां पर समझो ये वाला जो प्लेन, ये वाला जो प्लेस है जो आपको डार्किश दिख रहा होगा, ये है छोटा नागपुर, इसका एक ब्रांच, और यहां पे मालवा, इसका एक ब्रांच, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, सेंट्रल हाईलैंड जो है, इनके बीच में फैला हुआ है। मैक्सिमम पार्ट इन जगहों पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे देखिए, सो
द रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू दिस एरिया आर केन, चंबल, सिंध, बेतवा और दामोदर। याद रखें आप, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला जो एरिया है सेंट्रल हाईलैंड वाला, आपसे कई बार रिवर पूछ लेगा, तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझदारी करनी है कि आपको इन रिवर्स के बारे में याद रहे कि यहां पर मिलने वाली जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। केन है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है और दामोदर है। ठीक है, कौन सी वाली एरिया में से? इन सभी एरिया में से, इन रेंजेस के पास से, मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो, इनके पास से जो रिवर्स बहती हैं वो है केन, चंबल, सिंध, बेतवा और दामोदर। ठीक है, ये याद रखना है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैप में नज़र डालनी है। देखो, अगर इसको आप मैप में एक बार और देखें ना अपन, तो थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो चंबल रिवर तुम्हें दिख रही है, चंबल रिवर। इसमें बताया इसने चंबल के बारे में, केन के बारे में और बेतवा के बारे में, इसके अलावा दामोदर के बारे में। तो ये जो रिवर्स है, मतलब, और आप इंडस वाली रिवर जिसको अपन सिंध कहते हैं उनके बारे में, इन रिवर्स का फ्लो आपको इन जगहों पर देखने को मिल सकता है। कौन से वाले प्लेटो की बात कर रहे हैं अपन? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड की। सो इन रिवर्स का क्या सीन है? इन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर अगर आप इस एरिया से जाना चाह रहे हो तो यहाँ कौन कौन सी रिवर मिलेगी? सिंध, चंबल, केन, बेतवा, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगी दामोदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस एरिया में सच रिवर्स हमें देखने को मिल सकती हैं। नर्मदा रिवर के बारे में तो अभी अपन ने पढ़ा ही कि नर्मदा रिवर भी यहाँ देखने को मिल सकती है। तो इन एरिया से कौन कौन सी नदी बह रही है? केन, चंबल, सिंध, बेतवा और दामोदर। They flow from southwest to northeast, indicating the slope of the land. अब देखो समझना, इसने कहा कि जो भी रिवर्स यहां से बह रही है, जितनी भी रिवर्स बह रही है, वो कैसे बह रही है? साउथ वेस्ट से। साउथ वेस्ट से किसकी तरफ बह रही है वो? साउथ वेस्ट से बह रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो स्लोप है ना, वो स्लोप कैसा है? मतलब यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है और इधर स्लोप है। तो जो रिवर बह रही है वो किस तरह से बह रही है? वो बह रही है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसका मतलब स्लोप कैसा है? हमें ऐसा लगेगा ना, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि हम ये साउथ वाला एरिया है तो सारी नदियां ऐसे बह रही होगी। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो माउंटेनियस एजेस हैं या रेंजेस हैं, इसके अलावा यहाँ पर जितने भी प्लेटोज हैं उनका हाइट कितना है, तो यहाँ पर जो भी रिवर्स बह रही है, जैसे मैं नर्मदा की बात करूँ या फिर यहाँ से इंडस की बात करूँ या फिर इधर से आप केन की बात करें, तो ये जो रिवर है चंबल की बात करें, ये सच रिवर्स मतलब उल्टे डायरेक्शन में। चंबल वाला सीन क्या है? उल्टे डायरेक्शन में। कहाँ की तरफ जा रही है? वो जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज नोन एज द बुंदेलखंड। जो इस प्लेटो के बारे में अपन बात कर रहे हैं, इस सेंट्रल हाईलैंड का जो ईस्टवर्ड, सबसे ईस्ट का जो साइड है, उसको कहा जाता है बुंदेलखंड। याद रखना ये। और एक और चीज याद रख लेना इसकी, बुंदेलखंड आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया कि बुंदेलखंड का एक और नाम है भागेल खंड। ठीक है, भागेल खंड भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसने देखो क्या कहा है? ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब इधर मालवा प्लेटो था, मालवा प्लेटो की जहां से मालवा प्लेटो खत्म हो रहा है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर अगर आप जब मूव करेंगे तो वो वाला एरिया जो होगा उसको बुंदेलखंड कहा जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा समझ लो। ये देखो भाई, इसने कहा ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के ईस्टवर्ड जैसे ही आप जाएंगे तो वहां से इस वाले रीजन को बुंदेलखंड कहा जाएगा। झांसी वाला जो एरिया है ना, वो वाला। तो क्या है कि फर्दर ईस्टवर्ड द एक्सटेंशन टेक्स इट टू द छोटा नागपुर। तो मतलब देखो, बहुत ही सिंपल, ये समझ में आ ही गया होगा तुम्हें कि जैसे ही आप इस तरफ चले जाते हैं, मतलब इस तरफ आप चले जाते हैं, तो छोटा नागपुर की ओर आपको क्या करता है? ये ले जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड से और अगर आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे? छोटा नागपुर प्लेटो में। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि द रिवर दैट फ्लोज थ्रू दिस एरिया आर केन, चंबल, सिंध, बेतवा एंड दामोदर। इसमें क्या होता है? पहले तक थोड़ा सा ऐसे समझ लेना
जब तक आप छोटा नागपुर प्लेटो में नहीं आते तो यहाँ पर अपने को केन मिल गया, केन के अलावा यहाँ पे बितवा मिल गया, इसके अलावा अपने को चंबल मिल गई और ऊपर से हमें सिंध मिल गई। जैसे ही हम छोटा नागपुर प्लेटो के अंदर आ जाते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाती है, हमें यहाँ से दामोदर रिवर मिल जाती है। ठीक है, रिवर दामोदर भी हमें इसमें ऐड ऑन हो जाती है, दामोदर रिवर यहाँ से ऐड ऑन हो जाती है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद में ये हमने अभी जस्ट पढ़ा। अब एक हमने पढ़ लिया है अभी सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड हमें ये देखा कि रिवर नर्मदा के नॉर्थ वाला जो एरिया था उसको हमने क्या कहा है, सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा अब जो इसका टाइप था जिसको हम कहते हैं डेक्कन प्लेटो, उसको पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए डेक्कन प्लेटो क्या है, नर्मदा रिवर के ऊपर वाला, अभी जस्ट ऊपर हमने देखा नर्मदा रिवर के ऊपर वाला जो ये ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ जो एरिया है इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटो। ठीक है, ये डेक्कन प्लेटो है, ये ट्रायंगुलर शेप में है। यहां पर देखिए ये नर्मदा रिवर के साउथ में है। एक चीज हमें समझ में आ गई प्लेटो के बारे में कि जो रिवर नर्मदा है इसने प्लेटोज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ वाला जो हिस्सा था उसको क्या कहा, उसको तो कह दिया इन्होंने सेंट्रल हाईलैंड, और जो साउथ वाला था दैट हैज कॉल्ड डेक्कन प्लेटो। आगे देखिए, दिस प्लेटो हैज द स्लोप्स जेंटली वेस्ट टू ईस्ट। इसका जो स्लोप है हमें कैसे मिलेगा, वो मिलेगा वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर। ठीक है, इसका स्लोप कैसा है, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की, जबकि उसका कैसा था, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जब हम इसने आगे क्या कहा देखिए कि व्हेन वी मूव वेस्ट टू ईस्ट द इंपॉर्टेंट रेंजेस आर गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। जब हम वेस्ट टू ईस्ट साइड की ओर मूव करेंगे तो यहां पर हमें कुछ हिल्स मिलेगी, और इन हिल्स का नाम क्या है, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। मतलब कैसे, वेस्ट टू ईस्ट साइड में, अभी मैप में दिखाऊंगा आपको। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, द नॉर्दर्न पार्ट लाई इन द सतपुरा माउंटेन्स। देखो मैप में आ जाओ एक बार और इसको समझने की कोशिश करो। देखो अभी जैसे मैं मैप बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझना। देखिए यहां पर इसने बताया कि इसके नॉर्थ में, इसके नॉर्थ साइड में तो सतपुरा हिल्स हैं, ये आ गया अपना सतपुरा हिल्स। ठीक है, और इसके बाद में यहां पर हमें देखने को मिलता है गारो, खासी और जैंतिया। तो ये वाले सारे कहां हैं, ये मेघालय के साइड में। इसको थोड़ा सा और अपना आगे की तरफ जाएंगे तो मेघालय की साइड में हमें सारी हिल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इसमें मेंशन की गई है, देखिएगा यहां पर हमें ईस्टर्न पार्ट में महादेव, कायमूर और माइकल रेंज भी देखने को मिलती है। देखिए थोड़ा सा इसको समझा रहा हूं, ये देखिए ये तो है महादेव, और यहां पर इसके आप कह सकते हो ईस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगा माइकल, और इसके नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगा कायमूर। ठीक है, तो ये सारी रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, हिल्स हैं ये। ठीक है, तो ये सारा हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास में देखा। सो द ईस्टर्न पार्ट जहां महादेव, कायमूर और माइकल रेंजेस भी हमें देखने को मिलती हैं, ये किसका पार्ट है, ये बेसिकली आपके डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। ओके, आगे देखिए, अगर इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहां पे कायमूर हिल्स हैं। कायमूर हिल्स से जैसे ही आप वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगी, और नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन्स भी देखने को मिलेंगे। नॉर्दर्न वेस्टर्न मार्जिन्स क्या होता है बताता हूं। मार्जिन्स का मतलब जहां पे स्पेस ब्लैंक हो। जैसे देखो ये मालवा प्लेटो है और यहां अरावली रेंज है। अब इनके बीच में कोई पहाड़ ना मिले, हमें कोई भी एक जगह ना मिले जहां मतलब वो जहां पे एरिया जो हो वो खाली हो, तो ऐसे में उसको क्या कहा जाता है, मार्जिन्स। ठीक है, नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, मार्जिन्स। तो यहां पे कायमूर हिल्स के अगर अपन देखते हैं वेस्टर्न साइड में तो हमें अरावली रेंज देखने को मिलती है, अरावली हिल्स देखने को मिलती है, और हमें कुछ मार्जिन्स भी यहां देखने को मिल जाते हैं। यहां पर जब फॉर्मेशन हो रहा था, जब मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाने की कोशिश की थी कि ये प्लेट्यूज कैसे बने,
तो उन प्लेट्यूज के अंदर हमने ये देखा था कि पहले हम एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का पार्ट थे, सुपर कॉन्टिनेंट, और उस सुपर कॉन्टिनेंट के जब टुकड़े हुए, जब ये अलग हुआ, तो ये जो प्रोसेस था इट वाज आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शंस हुए काफ़ी सारे, और जब वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं तो यहाँ पर हमें मिला लावा। ओके, यहां पर मिलने वाली जो सॉइल थी, द सॉइल हैज बी फॉर्म्ड बाय द लावा दैट केम आउट ड्यू टू द वॉल्केनिक एक्टिविटीज। यहां पर जो भी चीजें हुई, कौन सी, डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में, जो सतपुरा हिल्स के पैरेलल जब चल रही थी, तो यहां पर ये जो भी एक्टिविटीज हुई थी ये सारी की सारी कैसी थी, वॉल्केनो इरप्शन के कारण हुई, जिससे लावा बाहर निकला, और लावा धीरे धीरे कैसा हो गया, मतलब ठंडा हो गया, और जब ठंडा हुआ तो वहां पर वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। वो मतलब पहाड़ है, पहाड़ से मतलब आप कह सकते हो ना लावा है, अगर वो ठंडा हो गया तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा मतलब पहाड़ में, रॉक्स में, और वो रॉक्स किस तरह का शेप ले लेगी टाइम ड्यूरेशन के बाद में, मतलब पार्शियली वो टूट जाएगी, बढ़ जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सॉइल में। तो यहाँ क्या हुआ, जो लावा था स्लोली कैसा हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में यहाँ पर ये जो पत्थर बना, या फिर आप कह सकते हो रॉक बना, वो कैसा बन गया, ब्लैक बन गया। ये जो लावा था धीरे धीरे आप कह सकते, वापस अभी हमने देखा कि ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में रॉक में कन्वर्ट हुआ, और वहां पर फिर ये जो सॉइल थी या सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसा हो गया, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। और तुम ब्लैक सॉइल के बारे में तो जानते ही हो, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती हैं कुछ, क्योंकि इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो कई सारी चीज़ों के लिए, कई सारी हार्वेस्ट क्रॉप्स के लिए ये जो ब्लैक सॉइल होती है बहुत अच्छी होती है। जैसे कॉटन की अगर अपन बात करें तो ब्लैक सॉइल, इस एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल मिलने के कारण से इस एरिया को कहा जाने लगा डेक्कन ट्रैप। ठीक है, ये एरिया कहाँ, मतलब जहाँ जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिल रही थी, मैक्सिमम इस एरिया में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, तो इसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे और क्या बताया इसके आगे। अगर हम इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को और फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसको 2 मोर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 मोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ईस्टर्न घाट्स, और एक होगा बेटा जी वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये वेस्टर्न घाट्स, और ये वाला जो एरिया है ये है आपका ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, द वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एजेस एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अभी हमने डेक्कन प्लेट्यू को पढ़ा, और डेक्कन प्लेट्यू को फर्दर इन्होंने डिवाइड किया। ये वाला जो एरिया था ये एक ट्रायंगुलर शेप में था। ठीक है, और आगे देखो इसने क्या कहा, जो सतपुरा हिल्स के बाद में ये जो ट्रायंगुलर हमने बनाया, इसका जो इस ट्रायंगुलर शेप का जो ईस्ट वाला साइड है उसको तो हमने क्या कह दिया, उसको तो हमने ईस्टर्न कह दिया, ईस्टर्न घाट्स, और जो वेस्ट वाला था उसको वेस्टर्न घाट्स कह दिया हमने। ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा, दीज आर वेस्टर्न एंड दीज आर ईस्टर्न घाट्स। ओके, और देखिए, और इसने कहा कि ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कॉन्टिन्यूस रेंज में है, ये लगातार चल रही सीरीज में है, जो कि केवल पासेस के थ्रू ही क्रॉस किए जा सकते हैं। पासेस क्या होता है, पासेस का मतलब होता है जैसे पहाड़ होते हैं ना, ये कॉन्टिन्यूसली रेंज में है, तो अगर आपको पहाड़ को क्रॉस करना है तो रास्ते बनाए जाते हैं छोटे छोटे से, चाहे उनको आप तोड़ करके बनाओ या चीर करके बनाओ। ठीक है, तो छोटे छोटे रास्ते बनाए जाते हैं। चलो दिखा देता हूँ। पहले तो ये समझ लेना कि ये कॉन्टिन्यूस रेंज में है, तो इसको केवल आप पासेस के थ्रू ही पास कर सकते हैं, और ये जो मेन पासेस हैं इनमें है थल, भोर और पाल घाट्स। देखो अब थोड़ा सा आपको फोटो में दिख रहा होगा, कई जगह पर टर्नल्स बनाई गई है, कई जगह पर एक ब्रॉडर रोड बनाई गई है, और कई जगह पर उनको बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है। तो यहाँ पे पाल घाट से भोर है और थल है। ठीक है, तो ये लगातार आप सिर्फ तभी पास कर सकते हो, मतलब इन पहाड़ों को तभी आप क्रॉस कर सकते हो, इन हिल्स को तभी क्रॉस कर सकते हो जब आप पासेस के थ्रू जाएं। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, और अगर ईस्टर्न घाट्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये इर्रेगुलर है। देखो यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, फिर एक स्पेस आ गया, फिर ये यहाँ तक है, तो इनको तो पास करना बहुत आसान है। यहाँ पर इनके कारण से क्या हो रहा है, मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो यही है कि यहाँ पर ये अलग अलग रिवर्स भी देखने को मिलेगी, और आसानी से आप इनको क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि इन सारे रिवर्स का जो जहाँ पे ये जाकर के मिलेगी वो था बे ऑफ बंगाल। तो अल्टीमेटली ऑल द रिवर्स विल मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो ऐसे में हमें रास्ता आसानी से मिल जाता है, सी रूट भी मिल जाता है हमें, और
लैंड रूट भी। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये इरेगुलर हैं, बहुत सारा गैप देखने को मिलता है, बहुत सारे रिवर्स यहाँ पर क्या होती हैं, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी। तो यहां पर देखिए और क्या है, द वेस्टर्न घाट्स आर द हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। अब एक तरीके से कंपैरिजन है ये। अब इनके बीच में कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कंपैरिजन वाला आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसको देखते हुए चलना है। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर क्या है, वेस्टर्न घाट्स थोड़े से ऊंचे हैं इन कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न घाट्स के। यहाँ की एवरेज अगर हाइट अपन देखते हैं तो लगभग 900 मीटर्स से 1600 मीटर्स तक अब के एस्टिमेशन में हमें हिल्स मिलती है, जबकि यहाँ पर 600 तो मैक्सिमम होता है। ओके, अगर यहाँ पर देखें ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स के अंदर ऑरोग्राफिक रेन होती है, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होता। ऑरोग्राफिक रेन का मतलब जैसे यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा या आप कह सकते हो इवेपराइजेशन होगा, तो इवेपराइजेशन के कारण यहाँ क्या होगा, सारा का सारा जो वाष्प बना हुआ है, पानी जो सूख गया है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। ऊपर की ओर बढ़ने के बाद में वो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होने के बाद में उसके पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। बरसात का वही वाला आपको सर्कल याद करना है। उसके बाद में क्या होता है, रेनफॉल हो जाता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां तो कॉन्टिन्यूस रेंज है, यहां तो पहाड़ों की क्या है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, बट यहां पर आपको स्लोप्स मिल जाते हैं, यहां पर आपको गैप मिल जाते हैं। एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द हिल्स एंड माउंटेन्स, इट राइजेस, इट कूल्स, कंडेंसेस एंड फॉर्म द रेन। जैसे ही हवा इससे, ऑब्वियसली हवा इससे क्या होती है, ऊपर टकराती है, अपने साथ में पार्टिकल्स लेके जाती है, मॉइस्चर लेके जाती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है टेम्परेचर घटता जाता है, टेम्परेचर घटता है तो जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, मतलब जो गर्म वाष्प बना हुआ पानी है वो ठंडा होने लगता है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आते हैं, कंडेंस होते हैं और बरसात कर देते हैं। जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता। क्या होता है, रेन बियरिंग विंड्स आर फोर्स्ड टू राइज अलोंग द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और ऐसे में फिर जब वो बाहरी होता है तो वहां पर वो बरसना शुरू हो जाती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। द हाइएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। और अगर हम जो अदर हिल्स की बात करें तो यहां पे शेवरॉय और जावादी हिल्स भी देखने को मिलती है। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स की आपसे रेंजेस पूछ सकता है मैप में, तो इनको सबको मैप में आपको फिल करना आना चाहिए। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची है, जबकि कुछ और दूसरी हिल्स में हमें देखने को मिलती है, जैसे शेवरॉय और जावेदी। जबकि अगर मैं आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे अनाईमुदी और दोदा बेटा देखने को मिलती है, ये हाईएस्ट पीक्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में कौन है, अनाईमुदी। ये तो भैया इतनी बार क्वेश्चन आता है, इतनी बार आपसे पूछा जाता है मैप में कि आपको ये याद करना है। अभी मैं मैप में भी दिखा दूंगा आपको, अनाईमुदी और दोदा बेटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लगभग इतना ही है इसमें। एक बार मैप और देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी हिल्स कहाँ पर है। देखो भाई, यहाँ पर दोदा बेटा, अनाईमुदी, कोरामंडल हिल्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अभी हमने कौन कौन से देखे थे, हमने देखे थे ईस्टर्न घाट्स वाले में शेवरॉय, और इसके अलावा जावेदी हिल्स, और एक और हमने देखा था ये जो उड़ीसा आपको हिल्स दिख रहा होगा, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो ये वो हिल्स है बेटा जो इंपॉर्टेंटली अभी हमने देखा। अच्छा, ये भी देख लो आप, हमने माइकल हिल्स के बारे में पढ़ा अभी, फिर उसके बाद में मैंने आपको माइकल हिल्स के अलावा मैंने आपको महादेव हिल्स बताया था, फिर काईमूर हिल्स बताया था, अरावली रेंज बताया था। ये सारी वो रेंजेस हैं जो आपको याद रखनी है। विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, सारी की सारी रेंज इस मैप में है। होपफुली ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आती है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा इस मैप को, वैसे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं और डिस्कस करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए फीचर को एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं। देखो फटाफट से इसको देख लेते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, होपफुली समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्विक रिवीजन। पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर क्या होता है, पेनिसुलर 3 साइडेड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ एरिया होता है, और प्लेट्यू वो एरिया होता है जो अपलिफ्टेड लैंड मास होता है। तो ऐसे एरिया को क्या कहा गया, पेनिसुलर प्लेट्यू।
गोंडवाना जो लैंड था वो आगे चल के ड्रिफ्ट हुआ, अलग अलग पार्ट्स में टूट गया, जिसके कारण से प्लेट्यूज बने। और ये जो प्लेट्यूज बने थे ये हमारे देश के अंदर बहुत ही वाइड हैं, वेस्ट हैं और बहुत सारी हिल्स एंड वैलीज को कंटेन किए हुए हैं। इसको मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं तो सेंट्रल हाईलैंड नॉर्दर्न जो नर्मदा रिवर है उसके साइड वाला एरिया, जबकि डेक्कन प्लेट्यू उसके साउथ वाला। नर्मदा रिवर से ऊपर वाला कौन सा एरिया होगा? सेंट्रल हाईलैंड, और इसके नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू। यहां पर अगर अपन रिवर नर्मदा को बेस बनाएं तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाओगे। सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज और अलावरी रेंज देखने को मिलती है। यहाँ पे मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी देखने को मिलता है। यहां से चंबल, सिंध, बितवा रिवर और इसके अलावा दामोदर रिवर, केन रिवर फ्लो होती है। और यहां पर आप कह सकते हो जो एरिया है, ये ध्यान रखना कि इसका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अच्छा, ये वाली चीज मैं आपको बता नहीं पाया था, जो सेंट्रल हाईलैंड है ये बेसिकली वाइडर है फ्रॉम द वेस्ट साइड, बट यहां पर जाते जाते क्या हो जाते हैं? नैरो हो जाते हैं। अगर ईस्ट में जाएंगे तो काफी नैरो हो जाएंगे। यहाँ पे काफी वाइड है ये, और जैसे जैसे ये ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये नैरो हो जाएंगे। ये चीज मैंने वहां पर बताई नहीं थी, आपको ध्यान रखना है। जो ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन है इसका, जो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो अगर ईस्ट साइड की तरफ ये बढ़ते हैं तो वहां पर आ जाता है बुंदेलखंड, जिसको बाघेलखंड भी कहा जाता है, झांसी वाला जो एरिया है वहां पे। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में हम एंटर कर जाते हैं बुंदेलखंड के बाद से। छोटा नागपुर प्लेट्यू का, और अगर इसको और थोड़ा डिटेल में समझें तो दामोदर जो रिवर है वो भी इसमें एड ऑन हो जाती है। फिर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ट्रायंगुलर शेप में है, यहाँ पे रिवर नर्मदा के साउथ एरिया है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा और समझें तो यहाँ पर अलग अलग हिल्स हमें देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा जाइंट, मतलब आप कह सकते हो जेंटली ये वेस्ट से ईस्ट की और स्लोपी एरिया है। यहाँ पे गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंता हिल्स देखने को मिलती है, सतपुरा रेंज भी देखने को मिलती है। वो सारी की सारी मेघालय की तरफ है और सतपुरा हिल्स आपके वेस्ट की तरफ है। ओके, महादेव, काईमूर और माइकल रेंज आपको जस्ट अभी मैंने मैप में दिखाई, जो आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है? मार्जिन्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में यू विल फाइंड द मार्जिन्स। मार्जिन मतलब गैप। ये जो प्लेट्यू बना है ये बेसिकली लावा से बना हुआ है ऑफ कोर्स। तो जब ये लावा ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में वहां पर जो रॉक फॉर्मेशन हुआ ब्लैक कलर का हुआ, इसी कारण से यहाँ पे ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। क्योंकि आप जानते हो किसी भी सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो पेरेंटल रॉक से होता है, और यहाँ की जो पेरेंटल रॉक है उसका कलर कैसा है? ब्लैक। आगे इसको देखें तो पर्टिकुलरली पेनिनसुलर प्लेट्यू को और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहा जाता है ईस्टर्न और दूसरे को कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ये दोनों एजेस हैं किसकी? डेक्कन प्लेट्यू की। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू का वेस्ट वाला जो एज है उसे तो वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है, ईस्टर्न वाला ईस्टर्न घाट्स कहलाता है। वेस्टर्न घाट्स के बीच में कोई भी स्लोप नहीं है। अगर इसको क्रॉस करना है तो आपको पासेस के थ्रू करना पड़ेगा। पासेस क्या होते हैं ये फोटो में आप देख लो, पासेस आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हैं तो आपको यहाँ पर गैप मिलेगा। ये नदी, कई सारी नदियां यहाँ से बहती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, जिसके कारण से पासेस बन जाते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन करा जाए तो वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई जो होती है 900 to 1600 मीटर्स के बीच में, जबकि ये तो केवल 600 मीटर्स तक ही रह जाते हैं, इसके आगे ऊंचाई पर नहीं है। यहां पर अगर देखें तो ओरियोग्राफिक रेन आपको देखने को मिल सकती है, जबकि ईस्टर्न घाट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और यहां पर अगर अपन देखते हैं, अच्छा सुनना, महेंद्रगिरी कहां की है? महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट्स की है, और यहां पर शेवरॉय और जावेदी हिल्स भी देखने को मिलती है। जबकि उस तरफ बात करें, वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो यहां पर अनाई मेदू और दोदा बेटा रेंजेस आपको देखने को मिलती है। बाकी मैंने मैप में आपको बता ही दिया है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक और नए फीचर की। इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, 1-2 बार और देखने की कोशिश करना, प्रॉब्लम आए तो पूछना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लें, प्रॉब्लम आए तो पूछें जरूर से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।